करते हैं। बेसिकली जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के हमने पढ़ाई किया है या अब तक हम लोग देखे हैं, जैसे सोलो प्रोप्राइटर है ना, सिंगल ओनर, और दूसरा था पार्टनरशिप को लेकर के था। इसके अलावा और भी कॉरपोरेशन सेक्टर का था। ये सबका मोटिव क्या है? तो हेल्थ केयर सेक्टर को सब लोग मैनेज करना ही चाहते हैं कि जो भी हम पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे कोई एक ओनर दे या डबल ओनर या जैसे भी हो, इन सबका मेन मोटिव क्या है? पब्लिक को हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज देना काम है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको मैनेज कैसे किया जाए और क्यों करना जरूरी है, इसी को लेकर के पूरा टॉपिक है। मैनेज केयर इन्वॉल्व, मैनेज केयर जैसे पेशेंट और फिजिशियन के बीच में क्या ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम व्यवस्था करेंगे कि उनके बीच में हम जो केयर देना है वो सही से दे सकें, इसलिए इन सब की जरूरत पड़ती है। भाई मरीज कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा, तो हॉस्पिटल के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हुए हैं। या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये संस्था, वो हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर पेशेंट का या पेशेंट से रिलेटेड सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। दूसरा है ओरिजिनेटेड एज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एंड डिमांड फॉर प्रिवेंटिव केयर्स। वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स बढ़ जाता है हेल्थ केयर में, तो कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ने लगता है डिमांड के हिसाब से, है ना। यूं कह लें कि पेशेंट को हम बचाने के लिए या केयर करने के लिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ता है ना। हेल्थ केयर में ज्यादा भीड़ होगी तो ज्यादा इनकम आएगा, तो ज्यादा कॉस्ट भी तो बढ़ता है समस्याओं का। वेरियस पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग को पेमेंट, डिडक्टिबल, कैपिटलाइजेशन, और इन सब ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल तरीके के इस्तेमाल भी किए जाते हैं, जैसे को पेमेंट करना, एक बार पेमेंट के दोबारा भी दूसरे पार्टीज को भी पेमेंट करना होता है। को पेमेंट इन द सेंस ना कि जैसे हम पैथोलॉजी में जाते हैं तो बहुत लोगों को कमीशन बेस किया जाता है कि आप हमको ये सर्विस दी थी तो आपके बदले में हम आपको ये वाली सर्विस देंगे, तो वैसे चीजों को हम लोग को पेमेंट बोलते हैं। डिडक्टिबल का मतलब है कि जितना काट करके रखना चाहिए रख लिया जाता है, बाकी चीजें दे दी जाती है, तो डिडक्टिबल का मतलब। कैपिटलाइजेशन का मतलब है पैसे इन्वेस्ट करना, कितना पैसे लगाना है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं फाइनेंशियली, जैसे एक बता रहा है कि को पेमेंट, डिडक्टिबल और कैपिटलाइजेशन। वैसे ही पी फॉर पी, ये ना प्रोग्राम को लेकर के है कि अगर जो कोई बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम उसको ना मोटिवेशन के लिए गिफ्ट देते हैं या प्रमोशन दे देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं। तो वो चीजें बताता है कि ऐसा अगर जो देते हैं तो अच्छी केयर की डिलीवरी हम कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहा है। ये सब मैनेजमेंट करने का तरीका। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पेमेंट मेथड एंड इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट इंपैक्ट प्रोवाइडर्स एंड क्लाइंट। हम बढ़िया से तालमेल बैठा के रखते हैं इंश्योरेंस कंपनी और जो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी पेशेंट से रिलेटेड हो, जैसे कोई पेशेंट ऑलरेडी इंश्योरेंस करा के रखा है, उसको कवरेज देना है, इलाज कराने आएगा और हेल्थ केयर का कवरेज उसने ले रखा है, तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं ना इसमें उसको, कि ताकि वो इलाज भी उसका फ्री में हो जाता है उसी इंश्योरेंस के पैसों से भी। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर जो है कि एक मेथड्स रखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, जो इम्पैक्ट किस पे असर डालता है, प्रोवाइडर और क्लाइंट्स के ऊपर भी, तो इसका असर पड़ जाता है। Concern including the profit-driven motives, limited choice of providers and bureaucrats hurdles। वो ये कह रहा है ना कि कुछ और भी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे प्रॉफिट ड्राइवन, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ही निकालना है, तो नुकसान भी तो होता है मरीजों का। आप मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा जब लेने लगते हो तो भी दिक्कत आती है। लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोवाइडर्स, हम सर्विस इतनी कम देते हैं कि लोगों को चुनने के लिए एक ही ऑप्शन ही रह जाता है, कम सर्विसेज, मतलब कि उनके पास ज्यादा ऑप्शन रहता है, इलाज कराना ही पड़ जाता है, जैसे एक केस बता रहे हैं। तो ऐसे चीजें मतलब तो दाम बढ़ ही जाएगा ना भाई, अगर जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन हो, मतलब गिने चुने ही सुविधाएं हैं और कोई लेना चाहेगा तो उसी को दिया जाएगा ना जो ज्यादा पेमेंट करेगा या ज्यादा पहले आएगा, तो ऐसे भी दिक्कत आती है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हर्डल्स, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब बड़े बड़े लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाने की वजह से बिजनेस से भी इसका असर पड़ता है, तो इसीलिए मेडिकल केयर बहुत जरूरी है, इन सबको लेकर मैनेज करना जरूरी है। ऑनगोइंग डिबेट ओवर द पेशेंट बिल राइट्स टू एड्रेस द क्लाइंट एंड फिजिशियन एम्पावरमेंट। ये कह रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी हम लोगों को ऐसे भी समय आते हैं जो बिल के ऊपर भी हम लोगों को कुछ सोचना पड़ता है, डिबेट करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है पेशेंट के अधिकार को लेके, या फिजिशियन और एम्पावरमेंट के बीच में, फिजिशियन का एम्पावरमेंट यानी पावर बढ़ाने के क्लाइंट और पेशेंट। ओके, यहाँ पर ना पेशेंट और फिजिशियन के बीच में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं राइट्स को लेकर के, तो उसके लिए समय समय पर हमको डिबेट्स भी पेशेंट के बिलों पे करना पड़ता है, झेलना पड़ता है ना। देखे होंगे कभी जरूरत से ज्यादा कभी बिल बढ़ गया तो हमें मीटिंग्स करनी पड़ती है, मालिक से बात करना होता है कि इनका बहुत ज्यादा बिल बन रहा है, अगर ये कंप्लेन किया तो हो सकता है इंक्वायरी हो, तो इसमें बच जाएंगे, लेकिन कोई और दूसरी चीज में फंस सकते हैं, तो ऐसी चीजें आती हैं। तो ये स्मूथली चला जाए और
मरीज का या क्लाइंट का एम्पावरमेंट भी बना रहे और फिजिशियन का भी, तो ये सब भी बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली ये कहता है कि जो भी व्यवस्थाएं हम हेल्थ केयर सेक्टर में देते हैं वो सही ढंग से मैनेज होनी चाहिए। मैनेज क्यों करना है? क्योंकि हम लोग पेशेंट को सही ढंग से देखना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं, इसीलिए मैनेज केयर आया है। ये बस ये बताता है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं तो कैसे करना होता है। उसी को ही सिंपल बात करते हैं, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, एचएमओ का मतलब सिंपल होता है। देखिए बहुत सारी चीजें जोड़ करके रखा है इसमें, जो अभी लास्ट वाला जो पढ़े ना उसी के लिए है। जैसे देखिए एचएमओ ऑफर्स, यानी कि हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर प्रीपेड फीस। प्रीपेड फीस का मतलब है पहले से ही जिसका पैसा जमा है, फीस। प्रीपेड का मतलब पहले से जमा होना है, फीस की बात हो रही है। मेडिसिन की, किसकी? ये बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑफर्स हम रिलीज कराते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में। इसके अलावा है स्टाफ मॉडल के लिए ओन ऑपरेट्स हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। और वैसे ही जैसे हम मेडिसिन या इन सब के लिए प्रीपेड अमाउंट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन बचाने के लिए, ठीक वैसे ही हेल्थ केयर के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए भी हम लोग एक मॉडल तैयार करके रखते हैं जिससे कि हमारा हेल्थ केयर सेंटर सही से सर्विस दे सकता है। फिजिशियन के लिए भी सेम वही चीजें हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस और रिम्बर्स्ड बाय द एचएमओ। वो केवल एक संस्था में काम नहीं कर सकते हैं डॉक्टर, अलग अलग प्राइवेट संस्थाओं में भी वो लोग काम कर सकते हैं, उनका जितना भी बाध्य हो। जैसे नॉर्मली आप देखे होंगे ना कि संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जो कोई डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उनका समय दिया होता है 10 से लेकर के 2 PM तक दिया होता है। इसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक लाइबिलिटी है ना, बेचारा केवल यहीं पर 80,000 कमा रहा, मान लेते हैं ना। अब इसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा तो फिर ये चोरी करेगा। चोरी का मतलब है इन द सेंस कि गलत तरीका अपनाएंगे पेशेंट से कमाने के लिए। तो ऐसा ना हो, तो इसी के लिए सब व्यवस्था ला दिया गया कि कम से कम चलो भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 से 2 के बीच में है, बाकी आप अपना प्राइवेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इनको वहां से भी कुछ पैसा आ जाएगा, तो ये कभी भी गलत कदम नहीं उठाए। तो वही ये कह रहा है कि फिजिशियन इन सम एचएमएस मेंटेन्स द प्राइवेट प्रैक्टिसेस एंड रिम्बर्स्ड बाय द HMOs। उसके अलावा गेट कीपर सिस्टम में बी एम्प्लॉयड रिक्वायर ऑल केयर टू गो थ्रू द प्राइमरी प्रोवाइडर्स। गेट कीपर एक सिस्टम होता है। गेट कीपर सिस्टम का मतलब होता है ना कि आप कोई भी काम करेंगे सबको एक रास्ते, एक ही दरवाजे से गुजरना होगा। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, ये होता है ना कि जैसे हॉस्पिटल का रिसेप्शन है, ठीक है, तो पैसे का लेन देन जो भी चीजें करनी होंगी पैसे से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, सब कहां किए जाएंगे? रिसेप्शन पे किए जाते हैं। तो उसको हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं? गेट कीपर सिस्टम। मतलब अगर जो आपको एक छोटा सा पैसा भी एडवांस में किसी डॉक्टर को भी चाहिए होगा तो वो कहां जाएगा? रिसेप्शन के फाइनेंस डिपार्टमेंट में। सैलरी एडवांस चाहिए होगी, कहां जाएगा? रिसेप्शन के। इसके अलावा आप एक पेशेंट के गार्जियन हैं, आपको अपने पेशेंट से रिलेटेड कोई चीज जानकारी लेनी है तो कहां से होके जाएगी? रिसेप्शन से। तो एक तरह से गेट कीपर सिस्टम कर दिया जाता है कि कोई भी काम करेंगे इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वही बता रहा है कि गेट कीपर सिस्टम इज एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड ऑल केयर टू गो थ्रू द प्राइमरी प्रोवाइडर्स। का मतलब है कि जो लोग सर्विस दे रहे हैं या जहां पर मरीजों को देखा या देखभाल किया जा रहा है वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गेट कीपर सिस्टम की तरह होना चाहिए कि जो भी आदमी आएगा पेशेंट उस पर्टिकुलर संस्था से होकर के ही जाएगा। स्टाफ मॉडल एचएमओ ऑफर रेगुलर वर्किंग आवर्स रिलीव द फिजिशियंस ऑफ फैसिलिटी कॉस्ट। इसके अलावा इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि स्टाफ मॉडल्स के तौर पर वर्किंग आवर्स भी डिसाइड किए जाते हैं जिससे कि टाइम टू टाइम हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल 20 इंप्लॉई हैं, 20 स्टाफ हैं टोटल, हमको दिन में 10 चाहिए होते हैं, ठीक है। 10 का मतलब मान लेते हैं सुबह 8 से लेकर के शाम को 4 बजे तक। तो ये आपका ये बन गया 8 6 14 16, 8 घंटे का है ना। हाँ 8 घंटे का हो गया ड्यूटी ना, ये तो ठीक है, ठीक है, ये 8 आवर्स का ड्यूटी हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि 10 लोग इसमें लगा देते हैं, 10 स्टाफ यहां लगा देंगे, फिर बाकी लोगों को रोटेट करेंगे। यानी कि नाइट में हम लोग कुछ बढ़ा देंगे और कुछ डे में, क्योंकि नाइट में थोड़ा सा कम होता है और सुबह के समय भी थोड़े से कम रश होता है, लेकिन दिन में हम लोग ऐसे करते। तो मैनेज वही कह रहा है कि स्टाफ मॉडल ऐसा करेंगे कि रेगुलर वर्किंग आवर कर देंगे जिससे रिलीविंग मिल सकेगा फिजिशियंस को उसके फैसिलिटी कॉस्ट पे। दूसरी चीज, क्लाइंट एंड फिजिशियन सेटिस्फैक्शन विद द मैनेज्ड केयर वेरीज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस। वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स
के बीच में पेशेंट भी आते हैं, तो ऐसा हम सिस्टम बना लेंगे कि सबको बढ़िया से मैनेज कर सकें और उनकी व्यवस्थाओं को हम उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बचा करके रखेंगे, जिससे कि उनको सेटिस्फैक्शन मिल पाए, या यूं कह लें कि क्लाइंट और फिजिशियन के बीच में सेटिस्फैक्टरी मैनेज होना चाहिए। ये कैसे किया जाएगा? उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे। Some providers have a cancelled HMO contracts due to the perceived loss of control over the care. कुछ कभी कभी देखा जाता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखवा करके किसी को भर्ती लेते हैं या भर्ती लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखाते हैं कि आपका काम कैसे होगा, कि आप इतने से इतने के बीच में काम करेंगे, ठीक है, हमने लिखवा रखा है किसी डॉक्टर्स को, तो इसमें क्या होता है, सम प्रोवाइडर्स हैव कैंसिल। तब अगर जो उनको लगता है कि अब इस डॉक्टर के ऊपर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं रह गया, अब वो क्या कर रहा है कि इसी में से समय चुरा रहा है, 10 बजे आना हो तो 11 बजे आ रहा है, 2 बजे से पहले चला जा रहा है, ऐसा लगता है, तो जो भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। हेल्थ मेडिकल मेंटेनेंस वाले कैंसिल कर देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। यहां पर इसका मतलब है ना, सिंपल हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं या जो भी हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, ओके ओके। Some providers have canceled HMO contracts due to the perceived loss of control over care. कंट्रोल ओवर केयर का मतलब है जो भी उनको समय दिया गया वो अपना फॉलो नहीं करते हैं, तो ये लगता है कि इनको कैंसिल कर देना चाहिए। तीसरा अगला है, इन्फॉर्म क्लाइंट empowered by the information sources may drive an improvement in the health care. जो भी चीजें मरीज से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन जो भी चीजें होंगी, क्लाइंट का मतलब यहां पर ना हम सिर्फ पेशेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सही ढंग से हम लोग सही बताते हैं, जिससे कि हम एक अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर के आ सके। अगर जो किसी का ऑपरेशन किसी चीज का करना है तो उसको साफ बताइए कि ऑपरेशन करने के बाद ही आप ठीक हो पाएंगे, तो वो ऑपरेशन कराएगा। गलत कह करके उसका ऑपरेशन नहीं कराना, या कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो गलत उसको झूठ छिपाना नहीं। वो ये कह रहा है कि इन्फॉर्म द क्लाइंट एम्पावर्ड बाय द, मतलब आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ देखिए ये काम करने से इतने के लिए बाध्य हैं। अगर जो पेशेंट सही रहा, सेटिस्फैक्शन रहा, तो आपके पास आएगा, नहीं तो आपका हेल्थ केयर का सिस्टम घट जाएगा, इंप्रूव नहीं होगा। वैसे ही है फेडरल पेशेंट बिल राइट्स, ये अमेरिकन की एक बिल राइट्स बनी थी, कुड पोटेंशियली इनहांस द ऑप्शंस एंड पेशेंट प्रोवाइडर रिलेशनशिप। एक फेडरल बिल लाई गई, फेडरल का मतलब है ना अमेरिकन के लिए शब्द यूज होता है। FBI का नाम सुने हैं? FBI, यस। तो वो FBI की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन में जो बिल पास हुई थी पेशेंट राइट्स को लेकर के, उसको बोलते हैं फेडरल पेशेंट बिल ऑफ राइट। पेशेंट को अधिकार को ध्यान में रखते एक बिल बनाया गया, जिसका ये था ना कि उन्होंने कुछ ऑप्शंस बढ़ा दिए। पेशेंट्स प्रोवाइडर रिलेशनशिप, पेशेंट से रिलेटेड जो भी सुविधाएं थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बिल बना दिया, उसको अधिकार दे दिया कि अब पेशेंट के पास ये अधिकार रहेंगे कि अपनी सुविधाओं को सही ढंग से ले पाएगा, ठीक है, जिससे कि इंप्रूवमेंट हमारा ही होता है। अगर जो पेशेंट आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं तो किसके फायदे हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन के फायदे हैं ना। पेशेंट तो अपना इलाज करेगा, जितना इलाज करेगा उसका आपको पे करके चला जाता है। तो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर है, लैबोरेटरी है, या कोई भी सेंटर हो जो हेल्थ वाला काम कर रही है, या इसमें ये भी है सर्जिकल की दुकान, फार्मेसी की दुकान, मेडिकल स्टोर, सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल पे लागू होता है, ये सब पे ये नियम लागू होते हैं, बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए। अगला है, कोई अदर बिजनेसमैन, यदि बिजनेस आप कर रहे हो जो कि इसके अलावा हो या कोई बड़े लेवल पर आप कर रहे हो जिससे आप कुछ पैसा बनाना चाहते हो, तो समझ लीजिए कि जो बता रहा है, जैसे यहाँ पर स्टोर, मेडिकल, क्लाइंट, क्लिनिकल चेन स्टोर प्रोवाइडिंग, ये सब सारी चीजें क्या बताता है, तो बिजनेस मतलब हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो मेडिकल स्टोर, कोई सर्जिकल स्टोर, सर्जिकल स्टोर समझते हैं, जहां पर सर्जरी के सामान मिलते हैं, जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट की शॉप्स होती है ना, दुकानें जो होती हैं, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट की दुकानें, ये सभी क्या हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, तो ये उनके ऊपर लागू है कि सही से काम करना चाहिए, सही प्रोवाइडर से आपको सामान लेने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सही रखने चाहिए, ये सब चीजें वही बात कर रहा है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। जैसे ये समझा देते हैं, ये फिगर ही आपको क्लियर कर देगा। देखिए ये है ना, पेशेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल प्रैक्टिस जहां पर होती है, और कुछ ऐसे हैं लोग कि जो, ये डॉक्टर्स की बात हो रही है, ये स्टाफ इनको हेल्प करते हैं यहां से सामान लेने को लेकर के, इनका रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के उनको ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिसेस जो होती है कैसे अरेंजमेंट किए जाते हैं, फैसिलिटी का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, उसी पर है ये।
ओके, एक बार समझ लेते हैं। फिजिशियन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर डॉक्टर्स होते हैं, ऑफर कंबाइन द सर्विसेज फॉर क्लाइंट बिकमिंग अ पॉपुलर मल्टीपल सर्विसेज। मल्टीपल सर्विस का मतलब है यहाँ पर सिंगल नहीं होगा, बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे सर्जरी होगा, मेडिसिनल होगा, इसके अलावा सेल्स भी कुछ होंगे जैसे मेडिकल स्टोर। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी इसमें जुड़ते हैं, जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं ना, उनका भी तो बहुत बड़ा योगदान होता है। ये कोऑपरेट करते हैं हॉस्पिटल के साथ साथ, उस क्लाइंट के साथ भी तालमेल बैठा के रखते हैं। जैसे पेशेंट कोई इंश्योरेंस करा रखा है, उसको अब क्लेम चाहिए, क्लेम का मतलब होता है दावा करता है कि हमको अब इलाज कराना, आपसे इंश्योरेंस कराएं, पैसा दीजिए। तो ये सब चीजें इसमें भी आ जाती हैं कि हम ना बेसिकली वहां उनका भी फोकसिंग करते हैं हर एक क्लाइंट केयर पे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो सुविधा दे रहे हैं डॉक्टर्स पेशेंट के लिए, ठीक है, ये सारा चीजें वही है। हाँ, इंश्योर कर लेते हैं हम लोग कि जो भी हम सुविधा देंगे, देखिए फिजिशियन मस्ट इंश्योर द कंप्लायंसेस विद द एंटी ट्रस्ट लॉस, मेडिकेयर रिम्बर्समेंट रूल्स एंड फ्रॉड एंड अब्यूज लॉ व्हेन एंटरिंग द इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। हर एक फिजिशियन जब किसी बड़े संस्था में जाता है तो इन सब चीजों को इंश्योर कर लेगा कि कोई गलत काम ना करे, अवैध कोई काम ना करे, किसी के साथ गलत तरीके से पेश ना आना, ये सब कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये चीजें फिजिशियन के पास इंश्योरिटी होनी चाहिए, उनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। लीगल एडवाइसेस इज एसेंशियल टू इंश्योर द कंप्लायंसेस विद द मेडिकल प्रैक्टिसेस लॉस एंड, इसके अलावा लीगली एडवाइस भी वो ले सकते हैं किसी चीज में, लीगल एडवाइसेस इज एसेंशियल, जरूरत पड़ती है ये इंश्योर करने के लिए कि उन्होंने अपना मेडिकल का प्रैक्टिस सही ढंग से किया है कि नहीं, लॉ और रेगुलेशंस के साथ कर रहे हैं कि नहीं फिजिशियन पे, तो ये भी बहुत निर्भर करता है। और ये सारी चीजें बताता है आपको बिजनेस कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसी पर पूरा है ये, कौन से बिजनेस को कैसे अरेंज किया जाना चाहिए, तो ये सब चीजें वो पहलू अपना रख दिया है, ठीक है। ये वही चीजें हैं, नहीं समझ में आएगा तो हम इसका अलग से फिर नोट्स आपको देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको बना के लिखना होता है कि हाँ बिजनेस अरेंजमेंट कैसे होता है, तो क्लाइंट और फिजिशियन के बीच में किया जाना चाहिए, या कोई भी उससे रिलेटेड जैसे पीएचसी है, एमएसएस है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सब मैनेज किया जाता है, ठीक है। जनरल लाइबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन ये बस पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए जनरल लाइबिलिटी का मतलब है नॉर्मली आपके कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए लाइबिलिटी से, इंक्लूड्स लाइबिलिटी फॉर बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, थेफ्ट, फायर, एम्प्लॉय सेफ्टी, liability insurance for the permissions and automobiles accident related to the business duties and crucial protections against the fire, theft, burglary, चोरी बोलते हैं इसको, किसी बिल्डिंग में चोरी हो जाए ना, on a building equipment and furniture essentials, consider insurances for accounts for receivable and bonding employees handling, okay, वो ये चीजें कह रहा है कि इसके अलावा मतलब हेल्थ केयर के अलावा कुछ और भी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे उस बिल्डिंग को लेकर के वहां पर यूज हो रहे ऑटोमोबाइल, सरकारी एम्बुलेंस है, जो भी चीजें आपको दी गई है सुविधा, इसके अलावा फायर, थेफ्ट, चोरी हो रही है, वो एम्प्लॉइज की सेफ्टी को लेकर के, ये सारी लाइबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां होती है जिसे निभाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं तो अपनी कार ला करके खड़ा कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं, कहीं भी खड़ा कर दे रहे हैं, आग लगी तो आप निकल के भाग रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। वो ये बता रहा है कि इन सब के लिए भी आपकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। बाकी लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर प्रीमाइसेस, इसके अलावा सारी चीजें इंश्योर्ड होनी चाहिए अपने बिजनेस और अपने ड्यूटीज को लेकर के। बाकी आपके पास इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि आग से, थिप से, इन सब से कैसे बचा जाए, फर्नीचर या इन सब चीजों से कैसे बचा जाए। कंसिडर इंश्योरेंस फॉर अकाउंट रिसीवेबल, इसके अलावा आप इंश्योरेंस से हर एक चीज सुने होंगे, आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग्स ना इंश्योर्ड करा ली जाती हैं। इंश्योरेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट को हम एक अमाउंट पे करते हैं इंश्योरेंस का, कि अगर जो कल को बिल्डिंग में आग लग गई और मेरे सामान जल गए तो कम से कम हमको 70% इसका टोटल कॉस्ट, जो भी हमारा खर्चा है उसका 70% हमको चाहिए ही चाहिए। वैसे ही अब आजकल देखते हैं ना, तोड़फोड़ हो जाता है हॉस्पिटलों में, कोई आकर के बहुत ग्रुप में मारपीट दिए या कोई घटना घट जाने की वजह से लोग नहीं पथराव कर देते हैं, तो बिल्डिंग टूट जाए, शीशे फूट जाए, तो उसका भी इंश्योरेंस होते हैं। तो वही कह रहा है इंश्योरेंस कंप्लाई विद सेफ्टी रेगुलेशंस टू प्रोवाइड अ सेफ वर्कप्लेस फॉर एम्प्लॉइज। हाँ, कंप्लायंसेस सही होनी चाहिए। कंप्लायंसेस का मतलब है जैसे इस क्लास में पंखे होने चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, क्योंकि बिजली है चारों तरफ, आग बुझाने के लिए पानी वाला पाइप अभी नहीं लगा है पर लगना चाहिए। तो वो सब कंप्लायंसेस है सेफ्टी के लिए, किसके लिए, वर्कप्लेस एम्प्लॉइज के लिए, जहां पर हम वर्कप्लेस, जहां पर हम काम करें वहां पर सेफ्टी भी इंश्योर होना चाहिए। इसके अलावा चेक विद द लोकल अथॉरिटीज फॉर द बिजनेस फॉर ऑक्यूपेशन लाइसेंस रिक्वायरमेंट, और जब कभी भी आप बिजनेस डालते हो तो लोकल अथॉरिटी से भी आपको परमिशन, जहां पर लाइसेंस या परमिशन लेना हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो भी ले लिया जाना चाहिए। जैसे अगर जो आप यहाँ पर लैब डालते हो तो डिस्ट्रिक्ट से लेना है,
डिस्ट्रिक्ट सीएमओ से लेना होगा ना परमिशन। इसके अलावा बायोमेडिकल बीएमडब्ल्यू से भी आपको एजेंसी से लेना होगा। फिर उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कॉर्पोरेशन बोर्ड, सीपीसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल सीपीसीबी को इन सबसे परमिशन लेना। तो वही ये कह रहा है कि सारी चीजें चेक कर लेंगे जो लोकल अथॉरिटी से बिजनेस के तौर पे या लाइसेंस चीजें चाहिए वो आप लोकल अथॉरिटी से पूरा चेक करके अपना मेंटेन करके रखेंगे, किया जाता है, ये सब सूचित किया जाता है। बाकी आपको अगर जो कासमाबाद सीएससी के अंदर आते हैं तो कासमाबाद में आपका डिटेल्स एक होना चाहिए वहां पर। तो सारी चीजें हम अपने तरफ से चेक कर लेंगे। अगर जो म्युनिसिपालिटीज में आप आते हैं, अर्बन क्षेत्र में आते हैं, तो म्युनिसिपालिटी का भी एक लिखा होना चाहिए, सारे लेटर्स होने चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। जनरल लायबिलिटी से मतलब फायर से रिलेटेड, एक्सीडेंटल से रिलेटेड, उससे कवरेज से रिलेटेड, फिजिशियन से सेफ्टी से रिलेटेड, जहां वर्क प्लेस काम कर रहे हैं वहां से सेफ्टी से रिलेटेड, यहाँ की जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां पर आपको वहां के लोकल अथॉरिटी